नमस्कार। आज 2 दिसंबर 2025 की कुछ ऐसी खबरें हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ शहरों में बढ़ते दिल के दौरे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में इंसानों और जानवरों के बीच का एक जानलेवा संघर्ष। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे फैसले हैं जो अरावली के पहाड़ों से लेकर भारतीय सेना तक की परिभाषा बदल रहे हैं। जी, और हमारा काम आज यही है कि इन अलग अलग दिखने वाली कहानियों के बीच का कनेक्शन ढूंढे। ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया कैसे बदल रही है और हमारे सिस्टम्स कहाँ-कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो द हिंदू से है। इसे पढ़कर मैं सच में सोचने पर मजबूर हो गया। हम सब जानते हैं कि शहरों में तनाव और प्रदूषण है, लेकिन क्या ये इतना ज्यादा है कि वहां दिल की बीमारियां गांवों से दोगुनी हो जाएं? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है, खासकर ये कि 50 साल से कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही इस लेख का सबसे जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिजाइन प्रॉब्लम है। हमारे शहर जिस तरह से बने हैं वो सीधे सीधे हमारे दिलों पर हमला कर रहे हैं। सोचिए, घंटों का ट्रैफिक जाम, सांस लेने के लिए साफ हवा की कमी, खेलने टहलने के लिए पार्कों का न होना और काम का अंतहीन तनाव, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। मतलब हम सिर्फ अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर इस समस्या को नहीं, बिल्कुल नहीं सुलझा सकते। हमें शहरों की बनावट ही बदलनी होगी। सही बात है। लेख में हृदय के लिए अनुकूल शहरी नियोजन के 5 स्तंभों का जिक्र है। सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे पैदल चलने लायक सड़कें, साइकिल लेन, ज्यादा से ज्यादा पार्क और पेड़। हाँ, और तीसरा है मिक्स्ड लैंड यूज। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब आसान है। ऐसी जगहें बनाना जहां आपका घर, दफ्तर, बाजार और मनोरंजन की जगहें सब पास पास हों, ताकि आपको हर काम के लिए गाड़ी उठाकर घंटों सफर न करना पड़े। चौथा है बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पांचवां ताज़ा और सेहतमंद खाना आसानी से उपलब्ध कराना, जैसे लोकल किसान बाजार। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये पांचों बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पार्क, साइकिल लेन, बेहतर बसें, लेकिन क्या ये असल में भारत जैसे घनी आबादी वाले शहरों में मुमकिन है, जहां हर इंच जमीन की लड़ाई है? और अगर मुमकिन है भी, तो इसका फायदा किसे मिलेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे लेख में समानता का पहलू कहा गया है। अक्सर होता यह है कि जब किसी गरीब इलाके में कोई नया पार्क बनता है या सुविधाएं बेहतर होती हैं, तो वहां प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसे ग्रीन जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। एक मिनट, ग्रीन जेंट्रिफिकेशन? जी। नतीजा, जिन लोगों के लिए वो पार्क बना था, वही लोग उस इलाके से बाहर धकेल दिए जाते हैं क्योंकि वो बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते। तो एक अदृश्य संकट, यानी दिल की बीमारी को सुलझाने के चक्कर में हम एक और सामाजिक संकट पैदा कर सकते हैं। ये तो बहुत जटिल है। और अदृश्य संकटों की बात चली रही है, तो दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट एक और ऐसे ही छुपे हुए खतरे से पर्दा उठाती है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ही पनप रहा था। ये खबर वाकई में होश उड़ाने वाली है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसे यूजीसी से मान्यता मिली हुई है, दिल्ली में हुए एक धमाके के सिलसिले में जांच के दायरे में है। और जांच में जो सामने आया है वो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। पता चला कि ये यूनिवर्सिटी एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अड्डा बन चुकी थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मतलब पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग आतंकवाद में शामिल थे? ठीक यही। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी और उसके साथी, जो वहां डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, इस मॉड्यूल को चला रहे थे। और ये सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को यूनिवर्सिटी में 415 करोड़ रुपए की वित्तीय धांधली भी मिली है। मतलब एक ही जगह पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी हो रहा था और छात्रों के भविष्य और पैसों से भी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक तरफ आतंकी मॉड्यूल और दूसरी तरफ करोड़ों का घोटाला। रिपोर्ट में यह भी है कि यूनिवर्सिटी ने 2018 के बाद अपनी ए ग्रेड मान्यता को रिन्यू भी नहीं कराया, लेकिन छात्रों से करोड़ों की फीस वसूलती रही। यह हमारी नियामक संस्थाओं जैसे यूजीसी पर कितने बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बड़ा सवाल। हमारे देश में लगभग 1200 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा निजी हैं। इसके अलावा यूजीसी खुद मानती है कि 22 फर्जी विश्वविद्यालय आज भी चल रहे हैं।
ये दिखाता है कि निगरानी का सिस्टम कितना कमजोर है। जैसा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब बुद्धिजीवी कट्टरपंथी बन जाते हैं तो वे कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिसके लिए हमारा सिस्टम शायद तैयार ही नहीं है। तो हमारे शहरों के अंदर का डिजाइन हमारी सेहत बिगाड़ रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर का सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। लेकिन क्या हो जब शहर को बचाने वाली प्राकृतिक दीवारें ही खतरे में पड़ जाएं? बिजनेस स्टैंडर्ड का एक संपादकीय इसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा। यहाँ भी हमें वही पैटर्न दिखता है जो हमने शहरी नियोजन में देखा था, एक अदूरदर्शी फैसला जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई परिभाषा को मान लिया है। इस नई परिभाषा के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पहाड़ियां 99 मीटर ऊंची हैं वो अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं है। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। इसका असर क्या होगा? असर बहुत बड़ा और विनाशकारी होगा। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ही एक आकलन कहता है कि अरावली श्रृंखला का 90% से ज्यादा हिस्सा 100 मीटर से नीचे है। क्या बात कर रहे हैं? 90%? जी, इसका सीधा मतलब है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब खनन और रियल एस्टेट लॉबी के लिए खुल जाएगा। वही अरावली जो दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है और थार रेगिस्तान की धूल को रोकती है। अरे बाप रे, ये तो सरासर तबाही को न्योता देखा है। क्या अदालत को इन परिणामों का अंदाजा नहीं था? अदालत का तर्क था कि आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना जनहित में नहीं होगा, लेकिन संपादकीय यही सवाल पूछता है कि पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देना कौन से जनहित में आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अरावली की 128 चोटियों में से 31 तो अवैध खनन की वजह से पहले ही गायब हो चुकी हैं। अब इस फैसले के बाद तो ये कानूनी तौर पर हो सकेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक तरफ हृदय के लिए अनुकूल शहर बनाने की बात करें और दूसरी तरफ शहर के फेफड़ों को ही निकाल फेंकें। परिभाषाओं का ये खेल सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्तव्यों और आस्था की सीमाओं को परिभाषित कर रहा है, और इस बार मामला भारतीय सेना से जुड़ा है। दैनिक जागरण का ये लेख सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन के मामले पर है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और अनोखा मामला है। अधिकारी सैमुअल कमलेसन को बर्खास्त कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस बर्खास्तगी को सही ठहराया। मामला ये था कि अधिकारी ने अपने ईसाई पंथ का हवाला देते हुए अपनी रेजिमेंट की एक धार्मिक परंपरा के तहत मंदिर के गर्भगृह में जाने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता बनाम संस्थागत अनुशासन का मामला बन गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसे घोर अनुशासनहीनता माना। अदालत ने कहा कि एक सैन्य अधिकारी अपनी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता को अपने संस्थागत कर्तव्य और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से ऊपर नहीं रख सकता। लेख में भारतीय सेना की एक बहुत ही खास परंपरा का जिक्र है जिसे सर्वधर्म स्थली की भावना कहते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। लेखक, जो खुद एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि उनकी रेजिमेंट में जाट, मुस्लिम और राजपूत सैनिक थे और सभी अधिकारी, चाहे उनका अपना धर्म कुछ भी हो, मंदिर और मस्जिद दोनों के कार्यक्रमों में बराबर सम्मान के साथ हिस्सा लेते थे। ये सेना की एकता का प्रतीक है। यही भारतीय सेना का मूल सिद्धांत है। यहाँ धर्म को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, तोड़ने वाली नहीं। जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने कहा है, वर्दी में व्यक्तिगत विश्वास को संस्थागत कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया जा सकता है। ये फैसला इसी सिद्धांत को और मजबूत करता है। ये किसी के धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि उस वर्दी के प्रति कर्तव्य को सर्वोच्च मानने की बात है। तो हमने देखा कि कैसे परिभाषाएं और नियम जमीन से लेकर सीना तक हर चीज को आकार दे रहे हैं। अब जरा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं। दैनिक भास्कर का एक लेख कहता है कि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई अब सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक आपदा बन चुकी है। और ये बात नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्स की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर कही गई है, जिसे हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुए G20 शिखर सम्मेलन में पेश किया गया। रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि भले ही चीन जैसे देशों में तरक्की के कारण देशों के बीच की असमानता थोड़ी कम हुई है, लेकिन हर देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच की खाई
और भी ज्यादा चौड़ी हो गई है। लेख में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। इस सदी की शुरुआत से यानी साल 2000 से अब तक दुनिया में जितनी भी नई दौलत बनी है उसका 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सबसे अमीर 1% लोगों की जेब में गया है। और दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी यानी लगभग 4 अरब लोगों के हिस्से में सिर्फ 1% आया है। ये मानव इतिहास में संपत्ति का शायद सबसे बड़ा और तेज केंद्रीकरण है। और इसके नतीजे सिर्फ आर्थिक नहीं है। जब पैसा और ताकत कुछ गिने चुने हाथों में सिमट जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा बन जाता है। ये अमीर लोग और कॉरपोरेशंस अपने पैसे के दम पर नीतियां बदलवा सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। इससे आर्थिक विकास भी रुकता है, क्योंकि जब आम जनता के पास खरीदने की ताकत ही नहीं होगी तो बाजार कैसे चलेगा? बिल्कुल। और इस वैश्विक असमानता का असर जब जमीन पर दिखता है तो वो एक अलग ही तरह के संघर्ष को जन्म देता है। हमारी आखिरी खबर हिंदुस्तान से है, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आई है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान और जंगली जानवरों के बीच का संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 2025 के आंकड़े वाकई भयावह हैं। इस साल अब तक भालुओं ने 9, गुलदारों ने 11 और बाघों ने 12 लोगों की जान ले ली है। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बाघ गुलदारों से भी बड़ा खतरा बन गए हैं। अगर पिछले 25 सालों का कुल आंकड़ा देखें तो 1260 लोग इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक युद्ध जैसी स्थिति है। और इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। लगभग 500 गांवों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि लोग शाम होने के बाद शादी ब्याह में जाने से डर रहे हैं, बच्चों के स्कूल सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। मतलब एक सामान्य जीवन जीना ही मुश्किल हो गया है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। मौसम बदल रहा है, जंगलों में जानवरों की फूड चेन टूट गई है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन। जो गांव खाली हो रहे हैं वो अब जंगली जानवरों के नए ठिकाने बन गए हैं। और जब कभी कोई इंसान वहां जाता है तो संघर्ष होता है। सरकार ने मुआवजा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, पर यह किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक और पारिस्थितिक संकट है। तो आज की इन सारी कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमारे शहरों का डिजाइन हमारे दिल के लिए खतरा है। हमारी यूनिवर्सिटी में निगरानी की कमी देश के लिए खतरा है। अरावली की एक नई परिभाषा हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। और बढ़ती असमानता वो हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इन सब में एक धागा है जो इन सभी को जोड़ता है। वो है हमारी पुरानी व्यवस्थाओं और आज की नई जटिल सच्चाइयों के बीच का टकराव। चाहे वो एक पहाड़ की परिभाषा हो, या एक सेक्युलर सेना में धर्म की भूमिका, या फिर एक शहर का नक्शा हो, हमारे पुराने मॉडल और सोचने के तरीके हर मोड़ पर परखे जा रहे हैं और कई मामलों में वे बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। हम समस्याओं को अलग अलग देखने के आदी हैं, जबकि वे सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। असमानता पर जो लेख था उसमें साफ लिखा था कि नव उदारवादी नीतियां यानी आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण ने इस संकट को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये नीतियां हमने खुद चुनी थी। तो अगर हमारी चुनी हुई नीतियों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, तो कौन सी नई नीतियां हमें इस संकट से बाहर निकाल सकती हैं? सिर्फ शहरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक हृदय के लिए अनुकूल आर्थिक नीति कैसी दिखेगी? इस पर सोचेगा जरूर।